वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। बीए फर्स्ट ईयर की क्लास में लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का स्वागत। लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन की परिभाषाओं पर हमने कल चर्चा की थी। लोक प्रशासन के बारे में एक लिंक भी मैंने आप लोगों को शेयर किया था, लेकिन ऐसा लगता है कि आप लोग विषय को समझना नहीं चाहते हैं और अभी तक बहुत कम व्यूज़ इस संदर्भ में देखे गए हैं। बच्चों, ये ऑनलाइन का समय है, मुश्किल समय है, मुश्किल विषय है। इस विषय को समझाने के लिए हम सभी निरंतर प्रयासरत हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप कॉलेज में आने के बाद विभिन्न विषयों पर जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनके माध्यम से अध्ययन कर सकें। हम इसको और अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, आप लोगों से सुझाव भी आमंत्रित करते हैं। लेकिन बच्चों, जब तक आप लोग इसको देखेंगे नहीं, इस विषय को पढ़ेंगे नहीं, तब तक विषय हमारे लिए मुश्किल सा ही प्रतीत होता है। लोक प्रशासन की 3 परिभाषाएं हमने देखी थी। इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकालें तो देखते हैं कि सरकार के दायित्व और गतिविधियों के संचालन से संबद्ध एक व्यवस्था है जो लोक प्रशासन कहलाती है। जब बहुत से व्यक्तियों तथा कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित किया जाता है, जिससे कि व्यापक सार्वजनिक हितों की रक्षा होती है। तो ये हमने परिभाषाओं पर लोक प्रशासन को देखने का प्रयास किया था। आज हम चर्चा करेंगे लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या है लोक प्रशासन क्षेत्र, यानी उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। लोक प्रशासन में हम क्या क्या अध्ययन करते हैं। तो लोक प्रशासन की सीमा रेखा निर्धारित करना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी विषय के क्षेत्र से तात्पर्य उसकी उस परिधि, उसकी उस पहुंच से है जिसमें वह विषय, उसकी विशेषताएं तथा कार्य जुड़ा हुआ होता है, कार्य उसमें समाहित होता है। लोक प्रशासन का क्षेत्र संपूर्ण मानव से संबंधित है, पब्लिक से रिलेटेड है, किंतु मानव समाज के अंतर्गत होने वाली प्रत्येक गतिविधि लोक प्रशासन के अंतर्गत नहीं है। क्योंकि आज के समय में, आधुनिक युग में, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है, नए नए विषय निरंतर आते गए हैं। इस प्रकार लोक प्रशासन सरकार के समस्त तथा सर्वांगीण कार्यों का पर्याय नहीं है, बल्कि राजनीति विज्ञान से अलग कुछ विशिष्ट एवं अनिवार्य राज्य गतिविधियां उसके कार्य क्षेत्र में सम्मिलित की गई हैं। लोक प्रशासन अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में एक नया विषय है, अतः इसके व्यवस्थित और क्रमबद्ध वैज्ञानिक स्वरूप के साथ साथ अनेक समस्याएं भी आ रही हैं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन विषय व्यापक रूप से लोकप्रिय हो रहा है, किंतु 3-4 दशकों से ही ऐसा हुआ है, यानी एक ये नया विषय है, तो विषय की प्रामाणिकता समय के साथ साथ अधिक प्रासंगिक होगी। धीरे धीरे इसका विकास होगा। जैसा कि हम देख भी रहे हैं कि बहुत बच्चों को लोक प्रशासन विषय समझ नहीं आता है, और मैंने ये देखा है कि जब हम फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर गए हैं तब हमें उस विषय को समझ के पढ़ने का हमने प्रयास किया है। यानी जब तक हम विषय को समझेंगे नहीं, तब तक उस विषय पर हम अपना कमांड नहीं कर सकते, हम उस विषय को समझ नहीं सकते। और जब हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि लोक प्रशासन एक सिस्टमेटिक स्टडी है जिसमें हम कोई कहानी नहीं लिख सकते। प्रशासन क्या है, प्रशासन का संगठन क्या है, प्रशासन का कार्य क्या है, सिस्टमेटिक तरीके से लोक प्रशासन चलता है। दूसरी बात जो की जाती है, आधुनिक लोक कल्याणकारी तथा प्रजातांत्रिक राज्यों के स्वरूप तथा कार्यकरण में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन
एक डेवलपिंग सब्जेक्ट बना हुआ है। इसको हमने पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं किया, एक डेवलपिंग, विकास हो रहा है, खाना बन रहा है और बन गया, उन दोनों चीज़ों में अंतर आता है। प्रशासन शब्द को निश्चित नहीं किया गया, एक निश्चित परिभाषा उसकी नहीं दी गई है। प्रशासन को अलग अलग अर्थों में लोगों ने समझने का प्रयास किया है। तो इस रूप में भी हम देखें तो लोक प्रशासन को एक विज्ञान नहीं माना गया है। नया जो लोक प्रशासन का आंदोलन शुरू हुआ है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र, स्कोप और उसके नेचर को सोचने वाली स्थिति में, मंथन की स्थिति में ले आया है। जैसे जैसे वैश्वीकरण बढ़ रहा है, उदारीकरण बढ़ रहा है, निजीकरण बढ़ रहा है, 21वीं सदी का लोक प्रशासन का स्वरूप कैसा होगा, यह भी एक प्रश्न चिन्ह है। लोक प्रशासन के क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो 3 दृष्टिकोण इसके संदर्भ में प्रचलित हैं। एक है संकुचित दृष्टिकोण, दूसरा व्यापक दृष्टिकोण और तीसरा पोस्ट कॉर्प संबंधी दृष्टिकोण। जो संकुचित दृष्टिकोण है, इसके समर्थक जो हुए हैं लूथर गुलिकर, हर्बर्ट साइमन, ये मानते हैं, जैसा कि बच्चों हमने देखा इस चार्ट में भी आपको दिख रहा है कि शासन या सरकार का जो संगठन है वो 3 भागों में बटा है। सरकार की जो शाखाएं हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो कानूनों का निर्माण करती है, जिसमें संसद और विधानमंडल आते हैं। कार्यपालिका जो कानूनों का क्रियान्वयन करती है। राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद तथा लोक सेवक और संबंधित सरकारी विभाग कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। न्यायपालिका वह है जो कानूनों की व्याख्या करती है। सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, तो अन्य सारे ही न्यायालय इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो संकुचित दृष्टिकोण क्या कहता है? संकुचित दृष्टिकोण का मानना है कि लोक प्रशासन का संबंध कार्यपालिका से है। लोक प्रशासन का कार्य क्या है? व्यवस्थापिका जिन कानूनों का निर्माण करती है, जिन नीतियों का निर्माण करती है, उसका क्रियान्वयन करना लोक प्रशासन है। और व्यापक दृष्टिकोण, फेलिक्स निग्रो, वाइट, मार्क्स जैसे विचारक इससे जुड़े हुए हैं, जिनका मानना है कि सरकार 3 अंगों से जुड़ी हुई है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। क्योंकि एल.डी. वाइट और अन्य विचारक ये मानते हैं कि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में उन सभी गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है जो लोक नीति के क्रियान्वयन से संबंधित हैं। सामान्य रूप से यह तर्क दिया जाता है कि व्यवस्थापिका को कार्य संचालन जैसे कानूनों का प्रारूप तैयार करना, आंकड़े उपलब्ध कराना, ये सारे कार्य प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध कराए जाते हैं। जो तीसरा दृष्टिकोण है वो है पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक की एक थ्योरी है जो कि लोक प्रशासन के कार्य क्षेत्र में मुख्य रूप से प्रबंधकीय कार्यों को सम्मिलित करता है। इंग्लिश के POSDCORB कार्यों को जोड़ता है। P से प्लानिंग यानी नियोजन करना। प्रत्येक संगठन अपने उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्लान्ड तरीके से कार्य करता है, योजनाएं बनाता है। प्रशासन का दायित्व है कि समस्त प्रकार के जो संसाधन हैं उनको कंबाइंड करे, एक निश्चित योजना करे, प्लान्ड तरीके से कार्य करे। उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। संगठन का बनाने से संबंध में हम ये नहीं कहेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, बल्कि किसी भी संगठन के उद्देश्यों के अनुसार होने वाले कार्यों तथा प्रक्रियाओं को व्यवस्थित करने से है। समस्त प्रकार के संसाधनों जैसे मानव श्रम, शक्ति, धन, तकनीकी, कच्चा माल, मशीन इत्यादि को व्यवस्थित रूप से उपयोग में लाना को हम संगठित करना कहते हैं। तीसरी बात है स्टाफिंग, एस से स्टाफिंग, कार्मिकों की व्यवस्था करना।
कार्मिकों की व्यवस्था, क्योंकि किसी भी संगठन के लिए जो श्रम शक्ति है वो है उसके कर्मचारी, उसके कार्य करने वाले लोग। इन कार्मिकों के क्लासिफिकेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, वेतन, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, ये सारे कार्य इसमें सम्मिलित होते हैं। चौथी जो बात है, POS की बात हमने की, D से है डायरेक्टिंग, निर्देश देना। हम सब जानते हैं कि संगठन के जो हायर पोजीशन पे व्यक्ति होता है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को समय समय पर डायरेक्शन देता है, निर्देश देता है, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने का कार्य करता है। निर्देशन संबंधी निर्णय प्रायः उच्च हायर अथॉरिटी के द्वारा किया जाता है और लोअर जो नीचे का हायरार्की सिस्टम में आदमी होता है, व्यक्ति होता है, कार्मिक होता है, वो उसका पालन करता है। CO से होता है कोऑर्डिनेशन, समन्वय बैठाना। मैंने जब सिलेबस पढ़ाया था तब भी आप लोगों को बताया था कोऑर्डिनेशन क्या होता है। यह संगठन के प्रमुख कार्यों में से एक है, क्योंकि बिना समन्वय के कार्यों में जटिलता, बिखराव, अतिराव तथा उलझनें पैदा हो जाती हैं। अतः सभी इकाइयों, व्यक्तियों तथा कार्यों के बीच में सकारात्मक सामंजस्य स्थापित किया जाता है। R से है रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना। रिपोर्ट किसको करते हैं? जो जूनियर ऑफिसर होता है वह अपने सीनियर को समय समय पर रिपोर्ट देता है, क्या कार्य किए गए। यह रिपोर्ट डेली बेसिस पे हो सकती है, यह रिपोर्ट वीकली हो सकती है, मंथली हो सकती है, 3 मंथली हो सकती है, 6 मंथली हो सकती है, ईयरली हो सकती है, 5 ईयरली हो सकती है। इसमें क्या होता है कि जो भी कार्य किया गया है उसकी प्रकृति, उसकी जो समस्याएं आई हैं, उसकी जो सफलता है, उन सारी चीज़ को नियमित रूप से प्रेषित भेजा जाता है। फिर है बजट, वित्त, फाइनेंस। आधुनिक प्रशासनिक तंत्र का संचालन वित्त से ही होता है। संगठन में जो आय व्यय का हिसाब लगाया जाता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इस रूप में ये पोस्ट कॉर्प की थ्योरी को भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत माना, क्योंकि ये माना गया कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन इसकी कमियां निकाली गईं और यह माना गया कि लोक प्रशासन केवल पोस्ट कॉर्प पर ही नहीं चलता है, क्योंकि पोस्ट कॉर्प में जो चीज़ें दी गई हैं वो नीति निर्माण, कानून, जनसंपर्क, इन जैसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को इसमें नहीं लिया गया है। तो एक संकुचित दृष्टिकोण है, एक लिमिटेड आधार पर। पोस्ट कॉर्प में जो क्रियाएं हैं वो हम देखते हैं परिवार में भी, मंदिर में भी, दुकान में भी, सेना में भी, सब जगह दिखाई जा सकती हैं। अतः केवल पोस्ट कॉर्प को लोक प्रशासन का क्षेत्र नहीं माना जा सकता है। पोस्ट कॉर्प में जो बात कही गई है उसमें जन कल्याण, जनहित, सार्वजनिक उद्देश्य, इन सारी चीज़ों को शामिल नहीं किया गया है। तो आलोचक जो हैं वो ये भी कहते हैं कि जिस प्रकार यात्रा की तैयारी करने मात्र से यात्रा नहीं हो सकती, उस तरह से खाली पोस्ट कॉर्प की क्रियाओं को देख करके नहीं किया जा सकता। एक और चीज़ बात इसमें कही गई है, मानव संबंधों को स्थान नहीं दिया गया है। तो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण संकुचित प्रकार की दृष्टिकोण है। तो ये माना गया कि लोक प्रशासन में ये सारी चीज़ें ही सम्मिलित होती हैं। हेनरी फेयोल ने कहा कि नियोजन, संगठन, आदेश, ये भी प्रशासन की प्रक्रियाएं हैं। तो अलग अलग रूपों में जो हमने बात की है वो लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित बात की कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में कौन कौन से सिद्धांत और कौन कौन सी थ्योरियाँ सम्मिलित हैं। तो 3 बात बच्चों मुख्य रूप से सामने आई लोक प्रशासन के दृष्टिकोण में, एक संकुचित दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण और पोस्ट कॉर्प का दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टिकोण केवल कार्यपालिका, व्यापक दृष्टिकोण व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण लूथर गुलिक का दृष्टिकोण। जो प्रकृति के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि प्रकृति में हम जब पढ़ेंगे वो अध्ययन का क्षेत्र है कि क्या लोक प्रशासन विज्ञान है, क्या लोक प्रशासन कला है,
और लास्ट में हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि लोक प्रशासन एक सामाजिक विज्ञान है। तो इसका मैं आप लोगों के साथ में PDF शेयर करूँगी। जो विद्यार्थी इसका अध्ययन करना चाहते हैं वो करेंगे। और मैं अब नया जो टॉपिक हम शुरू करेंगे वो क्या महत्व है, महत्व के बारे में भी मैं समझती हूँ कि आपको हम PDF शेयर कर दें और उस PDF के माध्यम से आप पढ़ें। और हम अपना जो वीडियो है वो नए टॉपिक से शुरू करेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, निजी प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन क्या है, और उस पर हम नया लेक्चर तैयार करेंगे। आप सभी से ये आग्रह है, निवेदन है कि ज़रूर हर विषय के वीडियो आप देखें जिससे कि हम विषय को समझ सकें। और जो भी आपको सुझाव हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। सभी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।